जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार दोस्तों। तो अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मैं प्रिंस कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर जिसका नाम है विकास। ठीक है दोस्तों। हाँ, ये पंचायत 3 वाले विकास जी नहीं है। ये विकास एक अवधारणा होती है जिसके बारे में आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा, आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्लास 10th के बच्चे। ठीक है। आपको जो है एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है। इससे पहले मैंने आप लोगों को हिस्ट्री के 2 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, ज्योग्राफी का 1 चैप्टर पढ़ा दिया है। तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, इसके अंदर जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे विकास के बारे में। विकास की अलग अलग अवधारणाओं को जो है इसके अंदर हम समझने का प्रयास करेंगे अलग अलग सूचकांक की सहायता से। ठीक है। हाँ, कि विकास जो है मानव सूचकांक के आधार पर विकास किसे कहा जाता है। ठीक है। इसके अंदर हम लोग बीएमआई के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। इसके अंदर हम सकल घरेलू उत्पाद के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो बिना किसी देरी के समझते हैं कि विकास का मतलब क्या होता है। देखिए, विकास का मतलब होता है कि विकास एक ऐसी अवधारणा होती है जिसके अंदर किसी चीज़ का क्या होता है, विस्तार होता है। क्या होता है दोस्तों? विस्तार होता है। क्या होता है दोस्तों? विस्तार होता है। विस्तार ही क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। ठीक है दोस्तों। सकारात्मक अवधारणा है विकास, यानी किसी चीज़ का बढ़ना, किसी चीज़ का विस्तार होना, उसको क्या बोलते हैं? विकास बोलते हैं। ठीक है। हाँ, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके अंदर। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, पढ़ेंगे मानव सूचकांक के आधार पर, यानी कि एक सूचकांक बनाया जाता है। ठीक है। फिर उस मानव सूचकांक के मापदंड क्या क्या होते हैं। ठीक है। फिर हम इसको क्या करेंगे, फिर इसको जो है हम लोग कंपेयर करने वाले हैं। ठीक है। इसको जो है हम लोग राज्यों की तुलना करने वाले हैं। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि एक इंडेक्स होता है जिसको बोलते हैं मानव विकास सूचकांक, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको बोला जाता है। ये देखिए यहाँ पर है, यानी कि इसके अंदर जो मानव है उसके विकास को मापने के लिए क्या बना रखे हैं, उसके विकास को मापने के लिए अलग अलग सूचकांक बना रखे हैं। उन सूचकांक को मापने के लिए अलग अलग पैरामीटर या मापदंड बना रखे हैं। ठीक है। और उन विकास के सूचकांक को कौन कौन से आधार पर मापा जाता है वो पढ़ने वाले। देखिए, सबसे पहले हम कैसे पता करेंगे कि भैया कोई इंसान जो है वो विकसित है कि नहीं है, उसको जो है विकास की अवधारणा पता है कि नहीं पता है, उसका विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका विस्तार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसको सरल शब्दों में कैसे मापा जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या उसके पास शिक्षा है, क्या वो व्यक्ति शिक्षित है। अगर एक इंसान शिक्षित रहेगा तो कहीं ना कहीं शिक्षा अगर उसके पास रहेगी तो वो रोजगार कर सकता है। अगर एक पढ़ा लिखा इंसान है तो कहीं ना कहीं वो रोजगार कर सकता है। जब वो रोजगार करेगा तो उसके पास क्या आएगा, उसके पास धन आएगा दोस्तों। जब उसके पास धन आएगा तो उस पैसे को खर्च करेगा, उस पैसे को अपने ऊपर खर्च करेगा, यानी कि अपने लिए एक बेहतर क्या बनाएगा, अपने लिए एक बेहतर जीवन बनाएगा। ठीक है दोस्तों। तो इसलिए जो शिक्षा होती है बहुत ज़रूरी होती है। तो मानव के विकास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ शिक्षा। तो अगर हमें सूचकांक देखना है कि कोई मानव विकसित है कि नहीं, तो सबसे पहले हमें क्या देखेंगे कि भाई उसके पास शिक्षा है कि नहीं है। दूसरा चीज़ हम लोग देखने वाले स्वास्थ्य। क्या उस व्यक्ति के पास स्वास्थ्य है कि नहीं है, एक अच्छा हेल्थ है कि नहीं है। देखिए, अर्थव्यवस्था के अंदर एक टर्मिनोलॉजी होती है, इसको बोला जाता है कि एक अच्छा तन ही जो होता है वो काम कर सकता है। ठीक है ना। अगर आपका शरीर अच्छा रहेगा तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना। आपकी हेल्थ अगर अच्छी रहेगी तो आप कोई भी टारगेट अचीव कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक विद्यार्थी है। एक क्या है दोस्तों, एक जो है विद्यार्थी है, खूब एजुकेशन लिया उसने, खूब डिग्रियां हासिल की, खूब पीएचडी की डिग्री की उसने। ठीक है। आईआईएम के अंदर जाके पढ़ाई किया, आईआईटी किया, लेकिन उसका हेल्थ अच्छा नहीं है। जब उसका हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा तो क्या वो प्रोडक्शन कर पाएगा, क्या वो उत्पादन कर पाएगा किसी चीज़ का, क्या वो कुछ फ्रूटफुल काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ठीक है। क्योंकि वो बीमार है। एक बीमार इंसान क्या है, कभी कुछ कर ही नहीं सकता। ये इसको सरल शब्दों में समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए कि एक मजदूर है। क्या है? एक मजदूर है। मजदूर की अगर तबीयत ठीक नहीं रहेगी तो क्या वो फैक्ट्री के अंदर जाके काम कर पाएगा? क्या वो जो फैक्ट्री है उसके अंदर जो उत्पादन हो रहा है उसमें वो सहायता दे पाएगा? बिल्कुल नहीं दे पाएगा। जब वो सहायता नहीं दे पाएगा तो उसको क्या नहीं मिलेगा, उसको आय नहीं मिलेगी। जब उसको आय नहीं मिलेगी तो वो अपना एक बेहतर जीवन जी पाएगा? वो एक बेहतर जीवन नहीं जी पाएगा। तो हमें समझने की आवश्यकता है कि एक अच्छी हेल्थ जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों। हाँ, एक जो है अच्छी हेल्थ बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने भी क्या समझा, हमने समझा मानव सूचकांक, यानी कि मानव सूचकांक के कौन कौन से पैरामीटर से, कौन कौन से आधार है। सबसे पहला हो गया शिक्षा। क्या शिक्षा
हो गया उसके बाद में लोगों का स्वास्थ्य। तीसरा चीज़ होता है प्रति व्यक्ति आय, कि एक इंसान जो है साल भर में कितना पैसा कमाता है। अगर एक इंसान जो है साल भर में अच्छा खासा पैसा कमाता है, इसका मतलब वो अच्छा पैसा कमा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि वह उस पैसे को अपने हेल्थ के ऊपर भी खर्च करेगा, वो अपने एजुकेशन के ऊपर भी खर्च करेगा, यानी कि वो एक बेहतर जीवन जी रहा है। ठीक है, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इन आधारों पर जो होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, इसको क्या किया जाता है, इसको जो है मापा जाता है। ठीक है, इनसे पता चलता है कि एक इंसान का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए मापदंड के आधार और क्या क्या है, प्रति व्यक्ति आय हम लोगों ने बात कर लिया कि भाई साल भर में जो उसका पर कैपिटा इनकम कितना है, कितना पैसा अगर कमाता है। ठीक है, उसके बाद में जीवन प्रत्याशा, अगर वो अच्छा पैसा कमाएगा तो अच्छा खाना खाएगा, उसका जो हेल्थ रहेगा वो कैसा रहेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तो वो जो इंसान है उसकी जो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी है, यानी कि जीवन की जो प्रत्याशा है, जीवन की जो प्रत्याशा है वो उसकी ज़्यादा होगी, यानी कि वो ज़्यादा साल तक जिए रहे, क्योंकि अच्छा खाएगा, अच्छा पिएगा, अच्छे वातावरण के अंदर रहेगा, तो कहीं ना कहीं उसकी जो जीवन की प्रत्याशा होगी दोस्तों, वो क्या होगी, उसकी जीवन की प्रत्याशा क्या होगी, ज़्यादा होगी दोस्तों। ठीक है, हाँ, तो देखिए एक सैलरी जो होती है, अगर आपको एक अच्छी सैलरी मिलेगी तो आप एक अच्छी लाइफस्टाइल को लीड करोगे। उसके बाद में साक्षरता दर, उसकी लिटरेसी रेट कितना है, ठीक है, पढ़ा लिखा है कि नहीं है। उसके बाद में दोस्तों सकल नामांकन अनुपात तीनों स्तरों पर। फिर इन सब चीज़ों से हम लोग क्या बनाते हैं, इन सब चीज़ों से हम लोग बनाते हैं HDI। क्या बनाते हैं दोस्तों, HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, जिसको हिंदी में बोलते हैं मानव विकास सूचकांक, यानी कि मानव के विकास का जो सूचकांक है वो हम लोग निर्धारित करते हैं इन तमाम पैमानों की सहायता से। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको विकास समझ में आया होगा, और एक मानव का विकास किन किन आधारों पर, किन किन पैमानों पर नापा जाता है, वो जो है आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ये तमाम जो है उसके क्या है, पैमाने हैं दोस्तों। इन पैमानों पर हम एक इंसान का वो विकसित है कि नहीं है, उसके अंदर जीवन में विकास है कि नहीं है, हम माप सकते हैं। अब देखिए राज्यों की तुलना कैसे की जाती है, यानी कि एक राज्य दूसरा से कैसे तुलना करेगा। सबसे पहले आता है शिशु मृत्यु दर। ये देखिए शिशु जो होता है मृत्यु दर, यानी कि जब नवजात बच्चे पैदा होते हैं तो 1000 बच्चों में से कितने बच्चे जो होते हैं वो जी पाते हैं और कितने बच्चे मर पाते हैं। तो उस आधार पर जो होता है हम लोग राज्यों की तुलना करते हैं, किस चीज़ के लिए, मानव विकास सूचकांक के लिए। उसके बाद में आता है सेकंड साक्षरता दर, यानी लिटरेसी रेट, कि किस राज्य की लिटरेसी रेट ज़्यादा होगा। अगर मान लीजिए कि बिहार है या फिर केरला है, अगर केरला की लिटरेसी रेट ज़्यादा, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें पता चलता है कि जो केरला की सरकार है, केरला की सरकार क्या है, वहाँ पर एजुकेशन पे अच्छा खर्च कर रही है। अगर वहाँ के लोग ज़्यादा लिटरेट होंगे तो इसका मतलब वो लोग एक अच्छी लाइफ को लीड करेंगे, वो अच्छे रोजगार में जाएंगे, बिजनेस शुरू करेंगे, पढ़े लिखे लोग हैं, कहीं ना कहीं एक बेहतर जीवन तलाशेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमें इससे काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाती है। फिर उसके बाद में क्या दोस्तों, निवल उपस्थिति अनुपात। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें थी जिससे कि हम लोगों ने क्या समझा, इन सब चीज़ों से हम लोगों ने क्या समझा दोस्तों, इन सब चीज़ों से हम लोगों ने समझा कि विकास किसे बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, विकास किसे बोला जाता है और विकास को नापने के पैमाने कौन कौन से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, आगे और समझने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको विकास की परिभाषा और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हम लोग को पढ़ना है, आगे हम लोग को पढ़ना है दोस्तों, देखिए एक वर्ल्ड बैंक है। क्या है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड बैंक का काम क्या है कि जो गरीब देश वगैरह हैं उन सबको क्या देना, लोन देना, ताकि वो अपने देश के अंदर विकास कार्यक्रम, वेलफेयर स्कीम्स वगैरह को क्या कर सके, चला सके। तो देखिए जो वर्ल्ड बैंक के अनुसार पूरी दुनिया को 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। कितनी कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया दोस्तों, 3 कैटेगरी के अंदर क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो जो सबसे पहली कैटेगरी आती है देशों की, उन देशों को बोलते हैं, उन देशों को क्या बोलते हैं दोस्तों, उन देशों को बोलते हैं उच्च आय वर्ग के देश, यानी कि जिनकी जो सैलरी उच्च आय वर्ग, यानी कि उस देश की जो पर कैपिटा इनकम है, या वहाँ के किसी भी नागरिक की जो पर कैपिटा इनकम है, यानी साल भर में जो नागरिक कमाता है वो सबसे ज़्यादा कमाता है। देखिए यहाँ पर कितना कमाता है, यानी कि उच्च आय वर्ग के देश का जो एक इंसान है, आंख बंद करके किसी भी इंसान को अगर आप पकड़ लोगे ना, तो उसकी जो सैलरी होगी सालाना सैलरी कितनी होगी दोस्तों, उसकी होगी 12,736 रुपये डॉलर प्रति वर्ष, यानी कि 12,736 डॉलर। अगर इसको आप गुणा करोगे भारत के करेंसी में, यानी कि जो भी 75 चल रही है, तो बहुत सारा पैसा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा ये कुछ 10 करोड़ के समथिंग में कुछ करेंसी हो जाएगा। यानी कि देखिए उच्च आय वर्ग के जो देश हैं, जिसके अंदर कौन कौन से देश आते हैं, इसके अंदर आता है यूएसए आता है दोस्तों। उसके बाद में फिर इसके अंदर आपका आता है कतर जैसे अमीर देश आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो वहाँ की जो सैलरी है बहुत ज़्यादा है। तो इन सब देशों को कौन सी कैटेगरी में रखा गया है, इन सब देशों को रखा गया है
हाई इनकम कंट्रीज, ठीक है, ये पहली कैटेगरी होगी। उसके बाद में दूसरी कैटेगरी देखिए, दूसरी कैटेगरी है विकसित अर्थव्यवस्था, जो इनसे थोड़े से लो इनकम वाले देश हैं। यहाँ के प्रति व्यक्ति की आय कितनी है दोस्तों? यहाँ की प्रति व्यक्ति की आय है 1570 सालाना डॉलर है, ठीक है दोस्तों। हाँ, ये भी कुल मिला जुला कर कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका 4 लाख के समथिंग में हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ की जो एक एक इंसान है वो साल भर में 4 लाख के समथिंग में क्या करता है? पैसे कमाता है। उसके बाद में जो सबसे आखिरी कैटेगरी है वो है आपकी निम्न आय वर्ग के देश। यहाँ की प्रति व्यक्ति आय कितनी है दोस्तों? यहाँ की प्रति व्यक्ति आय है 1045। कितनी है दोस्तों? 1045 डॉलर या इससे भी कम। यानी कि साल भर में ये लोग कितना पैसा कमाते हैं? साल भर में लोग ये जो है 80,000 के समथिंग में पैसा कमाते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि विश्व बैंक ने जो है पूरी दुनिया को 3 कैटेगरी के अंदर बांट रखा है, 3 देशों वाले का वर्गीकरण कर रखा है। सबसे पहले कौन सा? सबसे पहले आता है उच्च आय वर्ग वाले देश, दूसरा आता है विकसित अर्थव्यवस्था है जो इससे थोड़े से कम पिछड़े हुए हैं, और जो सबसे पिछड़े हुए निम्न आय वर्ग वाले। हम लोग कौन सी कैटेगरी में आते हैं? हम लोग इसी में आते हैं दोस्तों, निम्न आय वर्ग वाले कैटेगरी में आते हैं, ठीक है दोस्तों। हाँ, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये देखिए दुनिया 2 तरह के, एक कितने उच्च वर्ग वाले देशों की बिल्डिंगें देखिए कितनी चमचमाती हैं, और जो निम्न मध्यम वर्ग वाले देशों की बिल्डिंग देखिए कैसी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। देखिए, अब हमें समझना है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का परिभाषा क्या होता है दोस्तों? तो देखिए, अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? एक ढांचा जिसके अंतर्गत लोगों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जहाँ पर लोग किस प्रकार से पैसे को कमाते हैं, ठीक है ना, उस पूरी प्रक्रिया को समझा जाता है, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं? उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? उसी को बोलते हैं अर्थव्यवस्था, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है NCERT बाय प्रिंस कुमार दोस्तों, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से ब्यूटीफुल वीडियोज़ बनाता रहूँ और आप लोग जो है अच्छी तरह से आप लोग की पढ़ाई करवाता रहूँ। तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है? आर्थिक विकास। आर्थिक विकास का मतलब क्या होता है? देखिए, आर्थिक विकास का मतलब होता है, विकास मैंने आपको समझा दिया। आर्थिक का मतलब क्या होता है? एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय दीर्घ अवधि में बढ़ती रहती है, उसको क्या बोलते हैं? आर्थिक विकास बोलते हैं। विकास का मतलब क्या होता है? मैंने समझाया था आपको, विकास का मतलब होता है किसी चीज़ का निरंतर विस्तार होना, सकारात्मक रूप से किसी चीज़ का बढ़ना। और आर्थिक का मतलब क्या होता है? कि अर्थव्यवस्था यानी पैसे का बढ़ना, निरंतर क्या है ना, एक अर्थव्यवस्था दोस्तों, एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय दीर्घ अवधि में बढ़ती है, यानी कि आर्थिक रूप से बढ़ना ही क्या कहलाता है? आर्थिक विकास कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, लोगों या समूह का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है? अधिक आय पाना तथा समानता एवं स्वतंत्रता, सुरक्षा व सादर भाव। यानी कि एक इंसान का जो मोटिव वो क्या है? एक इंसान का जो मोटिव होता है वो होता है कि अधिक से अधिक पैसे कमाना, ताकि वो एक अच्छा जीवन स्तर को जी सके और क्या कर सके दोस्तों? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका कि समानता, स्वतंत्रता, सुरक्षा, यानी कि समाज के अंदर उसको क्या मिले? रिस्पेक्ट मिले। लोग इसलिए पैसा कमाते हैं ना कि समाज के अंदर उसको रिस्पेक्ट मिले, वो एक अच्छी बेहतर जीवन को लीड कर सके। लोग, यही तो मोटिव है लोगों का पैसा कमाना, ठीक है दोस्तों। हाँ, उसके बाद में क्या है दोस्तों? उसके बाद में हमको समझना है कि आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन का मतलब क्या होता है दोस्तों? नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग, आर्थिक का मतलब होता है पैसे की प्लानिंग। देश के साधनों का लाभ उठाकर देश के विकास को योजनाबद्ध रूप में बढ़ाना, यानी किसी चीज़ को क्या है? योजना तरीके से लागू करना, उसी को क्या बोलते हैं? आर्थिक नियोजन बोलते हैं। उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में क्या है? उसके बाद में देखिए, देशों के मध्य तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समझी जाती है। अगर हाँ, देशों की तुलना कैसे की जाती है? देशों की तुलना की जाती है प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। जैसे हम लोगों को थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? थोड़ी देर पहले हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था कि जो वर्ल्ड बैंक ने जो है पूरी दुनिया को जो है 3 कैटेगरी के अंदर क्या कर रखा है? क्लासीफाइड कर रखा, बांट रखा है। उच्च आय वर्ग वाले देश, विकसित अर्थव्यवस्थाएं, निम्न आय वर्ग वाले देश। तो यहाँ पर भी यही बात बोली जा रही है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर भी जो है यही बात बोली जा रही है कि देश के मध्य तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। उसके बाद में क्या है? देशों के मध्य विकास को नापने के लिए, यानी कि विकास कितना हुआ है, उसके लिए औसत आय के साथ सार्वजनिक सुविधाओं की उपलब्धता, उसके बाद में स्वास्थ्य सेवाएं, जन्म मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, प्रदूषण मुक्त वातावरण आदि मानकों का भी प्रयोग किया जाता है। टेंशन मत लीजिए, इसको मैं बताता हूँ। मान लीजिए जैसे कि आप एक गली के अंदर रहते हैं, तो एक गली के अंदर एक दो पड़ोसी हैं, वो आपस में एक दूसरे को कैसे कंपेयर करते हैं? वो इस तरह से कंपेयर करते हैं कि भाई तेरा घर कितना बड़ा है, ठीक है, तेरे घर के अंदर कितनी गाड़ियां हैं, तेरा बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है, तेरे पास कितनी ज़मीन है, तेरे पास कितना पैसा है। तो इन आधारों पर जो होता है, गली के 2 पड़ोसी अपने आप को जज करते हैं कौन कितने पैसे वाला है। तो सेम कंडीशन जो होती है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक देश दूसरे देश से कंपेयर करता है। कैसे कंपेयर करता है? वो इस आधार पर कंपेयर करता है भैया कि
कि भाई आपके देश के अंदर औसत एक व्यक्ति की आय कितनी है, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है। उसके बाद में आप अपने देश के अंदर नागरिकों को कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, आपके देश के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं, आपके देश के अंदर जो है लोग कितने जन्म ले रहे हैं और कितने उनमें से कितनों की मृत्यु हो जा रही है खराब स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की वजह से, लोग आपके देश के अंदर कितना अधिक से अधिक जीते, जीवन प्रत्याशा कितनी ज़्यादा है, आपका देश के अंदर प्रदूषण कितना ज़्यादा है, वातावरण कितना साफ है। तो ये तमाम मानक बनाए जाते हैं एक देश विकसित होने के लिए, या फिर मतलब आपस में कंपैरिजन होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, एक देश दूसरे देश से इन पैरामीटर्स यानी इन मानकों के आधार पर आपस में क्या करते हैं, बराबरी करते हैं, आपस में क्या करते हैं दोस्तों, कंपटीशन करते हैं, ठीक है। हाँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है, आगे है प्रत्येक देश के लिए औसत आय की गणना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा डॉलर से की जाती है, ठीक है ना। जो औसत आय होती है वो किस में मापी जाती है, वो डॉलर को सब लोगों ने जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक्सेप्ट कर लिया है कि भैया जो है हम लोग डॉलर से जो है ये प्रति व्यक्ति आय को क्या करेंगे, मापेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखिए शिशु मृत्यु दर का मतलब क्या होता है। शिशु मृत्यु दर का मतलब होता है दोस्तों, शिशु मृत्यु दर का मतलब होता है किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से, यानी कि किसी साल में अगर 1000 जीवित बच्चे पैदा हुए हैं तो वर्ष की आयु से पहले मर जाने जिनकी मृत्यु हो जाती है बच्चों की, उसके अनुपात को क्या बोलते हैं, शिशु मृत्यु दर बोलते हैं, ठीक है। हाँ, यानी कि 1000 जो नवजात बच्चे पैदा हुए हैं उन बच्चों में से कितने बच्चों की जो है अकाल मृत्यु हो जा रही है, उसी को क्या बोलते हैं, शिशु मृत्यु दर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में देखिए, उसके बाद में साक्षरता दर। साक्षरता दर का मतलब क्या होता है, 7 वर्ष या उससे अधिक वर्ष की आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, निवल उपस्थिति अनुपात। ये क्या होता है दोस्तों, देखिए निवल अनुपस्थिति अनुपात समझते हैं। 14 या 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत, ठीक है। यानी कि 14 से 15 साल के जो बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन सेम उसी आयु वर्ग के बच्चों के साथ उनका क्या कराया जाता है, कंपैरिजन कराया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, निवल उपस्थिति अनुपात बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। एक एक नंबर के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। आप लोग चाहो तो वीडियो को जो है पॉज करके स्टॉप करके आप बाकायदा अपनी कॉपी के अंदर ये जो मैंने ये है इसको आप नोट्स बना सकते हैं। हाँ, कमेंट बॉक्स में कई सारे बच्चे पूछते हैं कि ये आप कहाँ से पढ़ा रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है मैं जो NCERT ने सपोर्टिंग मटेरियल प्रोवाइड करा रखा है, ठीक है, मैं वहीं से पढ़ा रहा हूँ। मैंने कुछ इसके अंदर नया नहीं किया है, ठीक है। आप लोग एक बार इसको किताब को रीड कीजिए, उसके बाद में सपोर्ट मटेरियल पढ़िए, आपके पास नोट्स बढ़िया हो जाएगा। फिर बाद में जो है चैप्टर कराने के बाद जो है मैं MCQs वगैरह भी प्रैक्टिस कराता रहूँगा आपको। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इतना आपको मोर देन सफिशिएंट है कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में एक चीज़ आता है, इसको बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय या औसत आय। औसत आय कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो देखिए औसत आय निकालते हैं आपका इस प्रकार से। औसत आय आपका निकालते हैं, देखिए किस तरह से निकालते हैं औसत आय। कुल राष्ट्रीय आय कितनी है, ठीक है, और कुल जनसंख्या से उसको भाग कर देना है, ठीक है। हाँ, तो उससे क्या निकल जाएगा, आपका औसत आय निकल जाएगा। देखिए उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति की आय है 700 रुपये, दूसरे व्यक्ति की आय है 800 रुपये। अब मुझसे बोला गया कि भैया आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है औसत आय। तो मैं औसत आय कैसे निकालूंगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा, 700 800 कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। अब 1500 को मैं कितने से भाग कर दूंगा, कितने लोगों की आय थी यहाँ पर, 1 2, तो 2 को जो मैं 1500 से भाग कर दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 750। तो 750 मेरा क्या निकल आएगा, औसत आय निकल जाएगा। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि कुल राष्ट्रीय आय और कुल जनसंख्या से कुल राष्ट्रीय आय को भाग कर दोगे तो आपका निकल आएगा औसत आय, ठीक है दोस्तों। हाँ, आगे बढ़िए, आगे देखिए, ये देखिए राज्यों का क्या करा रखा है, कंपैरिजन करा रखा है। देखिए राज्य 2018-19 के लिए प्रति व्यक्ति आय कौन से राज्य की सबसे ज़्यादा थी, तो सब हमारे देश के अंदर हरियाणा जो राज्य है वहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा है। सालाना कितनी है, 2,36,147 रुपये। वहाँ का एक आम जो बंदा है हरियाणा का, वो इतने पैसे कमाता है। वहीं पर केरल का कितना है, 2,04,105। वहीं पर बिहार का कितना है, 40,982 रुपये। यानी कि एक बंदा जो है साल भर मेहनत करता है तब जाके उसको कितने पैसे मिलते हैं, 40,982 रुपये। तो बिहार का जो है प्रति व्यक्ति आय जो है बहुत कम है दोस्तों, यानी कि बिहार की जो लोग हैं वो कम विकसित हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमें पढ़ना है BMI के बारे में दोस्तों। BMI का मतलब होता है शरीर का द्रव्यमान सूचकांक पोषण के वैज्ञानिक किसी वयस्क। BMI का मतलब होता है दोस्तों बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है ना। हाँ, देखिए अभी इसको बढ़िया समझाता हूँ मैं आपको। देखिए BMI क्या बोलता है, BMI का मतलब होता है अल्प विकसित होने की जांच कर सकते हैं। यदि यह 1805 से कम है तो व्यक्ति अल्पपोषित है, अगर 25 से ऊपर है तो वह मोटापे से ग्रस्त है। देखिए इसके लिए मैंने एक PPT बना रखी है,
कहाँ गया, हाँ चलिए समझाता हूँ। बीएमआई का मतलब क्या होता है। हम लोग चूँकि विकास के बारे में पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हमने मानव के विकास के लिए कई सारे पैमाने वगैरह पढ़ लिए, ठीक है। अब हम समझेंगे कि भाई बीएमआई की सहायता से हम लोग इंसान का विकास समझेंगे। देखिए बीएमआई एक इंडेक्स होता है, जिस इंडेक्स से ये पता लगा जाता है कि इंसान कहीं कुपोषित तो नहीं है, ठीक है, अल्पपोषित तो नहीं है। तो देखिए अगर एक इंसान का बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, अगर उसका जो है बीएमआई जो है 18.5 से कम है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा कि व्यक्ति जो है अल्पपोषित, यानी कि उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलता, उसको खाना नहीं मिलता, यानी कि उसको कम खाना मिल रहा है, इसकी वजह से उसका शरीर का जो विकास है वो कम हुआ है, ठीक है, ग्रोथ कम हुआ है। दूसरी बात क्या है दोस्तों, दूसरी बात देखिए, अगर वही बीएमआई जो है 25 से ऊपर है, क्या है 25 से ऊपर है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो इंसान जो है मोटापे से ग्रस्त है, ओबेसिटी है उस इंसान को, ठीक है, वो एक्सरसाइज कम करता है, फिजिकल एक्टिव कम रहता है, उसको कहीं ना कहीं बीमारी लगने की संभावना है। तो बीएमआई इस तरह से निकाला जाता है, ठीक है। हाँ तो ये बीएमआई था। उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में हम लोग समझेंगे मानव विकास। मानव विकास का मतलब क्या होता है, मानव विकास, देखिए मानव विकास सूचकांक हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था, ठीक है। पूरी दुनिया को जो है उस पैमाने के ऊपर नाप करके सूचकांक जारी किया जाता है। तो देखिए भारत की स्थान कितना है मानव विकास सूचकांक में, तो जो भारत का स्थान है मानव विकास सूचकांक में वो है, सूचकांक की गणना में भारत का स्थान है 131वां, ठीक है दोस्तों। कितने में से, 182 में से, 182 देशों में से 131वां स्थान है। ये कोई अच्छा स्थान नहीं है दोस्तों, हमको बहुत इंप्रूव करना है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है, आगे मानव विकास सूचकांक, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। मानव विकास सूचकांक के बारे में दोस्तों देखिए, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास आय व अन्य कारकों की सांकेतिक सूची, इसके आधार पर किसी देश को उसकी गुणवत्ता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, यानी बांटा जाता है। यह विभिन्न देशों के विकास के स्तर का मूल्यांकन करने का मापदंड है, यानी कि कौन सा देश कम कितना विकसित है, ये जो है मानव विकास सूचकांक के आधार पर हम लोग निर्धारित करते हैं, डिसाइड करते हैं। इसमें देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, यानी कि वहाँ के लोग कितने पढ़े लिखे हैं, उन लोगों की स्वास्थ्य हेल्थ की स्थिति कैसी है, वो लोग कम बीमारियां हैं, ज़्यादा बीमारियां हैं, इस आधार पर। और तीसरी प्रति व्यक्ति आय के आधार पर जो है हम लोग डिसाइड करते हैं मानव विकास सूचकांक का। तो आप लोग याद रखिएगा, पेपर के अंदर जो है ये पूछ सकता है कि मानव विकास सूचकांक के कौन कौन से पैमाने हैं। तो सबसे पहला हो गया स्वास्थ्य स्थिति, शैक्षिक स्तर और प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। तो इन 3 आधार पर जो है हम लोग मानव विकास सूचकांक को बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ परिभाषाएं वगैरह दे रखी हैं जिसको हमको है समझना। देखिए विकसित देश का मतलब क्या होता है, वह देश जिसकी औद्योगिकरण की गति व प्रति व्यक्ति आय अधिक हो, यानी कि जिसके अंदर क्या है, इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा, फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा, और वहाँ के प्रति व्यक्ति आय जो है बहुत ज़्यादा, जैसे कि यूएसए, उसके बाद में ग्रेट ब्रिटेन, उसके बाद में जर्मनी, ये तमाम वो देश है जहाँ पर जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा और वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय क्या है, बहुत ज़्यादा है। अब हम देखते हैं विकासशील देश, यानी कि जो अभी अंडर प्रोसेस हैं विकसित होने में, यानी कि अभी जो है विकसित देश की राह में जो आगे बढ़ रहे हैं, अभी विकसित हुए नहीं, अभी आगे बढ़ रहे हैं, निरंतर चल रहे हैं। वह देश जिसकी औद्योगिकरण की गति व प्रति व्यक्ति आय अधिक न हो, यानी कि कम हो, जैसे कि बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, हम सारे लोग किसमें आते हैं, विकासशील देश के अंदर आते हैं। उसके बाद में स्थिति क्या है, आत्मनिर्भर और समृद्ध हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो कैसे, सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ इंडिपेंडेंट है, समृद्ध हैं, खूब सारे पैसे उनके पास हैं, ठीक है। हाँ उसके बाद में, और विकासशील देशों के लोग गरीब हैं, अन्य पर निर्भर हैं, यानी कि हमारे पास हम लोग क्या है, पुअर है, पॉवर्टी यहाँ पर भूखमरी है, ठीक है, और दूसरों पे क्या है, निर्भर है, ठीक है। तो ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको अंतर बता रहा है विकसित देशों के और विकासशील देशों के बीच में। उसके बाद में संसाधनों का उपयोग, यहाँ के लोग संसाधनों का पूर्ण उपयोग करते हैं और विकासशील देशों के लोग संसाधनों का अल्प उपयोग करते हैं। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों, यहाँ की साक्षरता दर कितनी है, विकसित देशों की उच्च है, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होते हैं, और विकासशील देशों के अंदर निम्न है। उसके बाद में विकास एवं समृद्धि, यहाँ पर लोगों के पास उच्च प्रौद्योगिक विकास है, खूब प्रौद्योगिक विकास है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी अच्छी इनके पास है, और विकासशील देशों के अंदर टेक्नोलॉजी कम है। गरीबी और बेरोजगारी विकसित देशों में बहुत कम है और विकासशील देशों के अंदर बहुत ज़्यादा है। उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में यहाँ पर अर्थव्यवस्था में मुख्य योगदान, जो विकसित देश की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर सबसे ज़्यादा योगदान कौन देता है, तृतीयक क्षेत्र, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सेवा क्षेत्र। क्या बोलते हैं दोस्तों, सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर बोलते हैं। और विकासशील देश के अंदर कौन सा जो है क्षेत्र सबसे ज़्यादा योगदान देता है, तो प्राथमिक क्षेत्र, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कृषि बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। हाँ उसके बाद में आय का वितरण यहाँ पर कैसा है, विकसित देशों के अंदर समान है और विकासशील देशों के अंदर असमान है। किसी को तो बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाता है और किसी को जो है बहुत कम पैसा मिल जाता है, यानी कि क्या, अमीर गरीब की क्या है दोस्तों, खाई है,
ठीक है। जबकि विकसित देशों के अंदर ऐसा नहीं है, सबके पास समान पैसा है बराबर, सब वहाँ पर कोई ज़्यादा रिच नहीं है और ज़्यादा कोई पुअर नहीं है। उसके बाद में विकसित देशों का जो है मानव विकास सूचकांक कैसा होगा दोस्तों, उच्च होगा, और विकासशील देशों का कैसा होगा, निम्न होगा। सकल घरेलू उत्पाद कैसा होगा, उच्च होगा और निम्न होगा। अब देखिए यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी है जिसको बोलते हैं हम लोग सकल घरेलू उत्पाद। क्या बोलते हैं दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद। ये देखिए यहाँ पर लिखा जीडीपी। जीडीपी का मतलब क्या होता है, जीडीपी का मतलब होता है कि एक देश के अंदर जो है एक साल के अंदर, एक देश के अंदर एक वर्ष में देश में कुल कितना उत्पादन हुआ है, ठीक है ना। तीनों क्षेत्रों में कुल कितना उत्पादन हुआ है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं, ठीक है ना। जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि डोमेस्टिक में कितना प्रोडक्शन हुआ है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों जीडीपी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है ये समझ में आया होगा। तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा दोस्तों, एक क्विक रिवीजन कर लिया जाए तो इसके अंदर हम लोगों ने विकास के बारे में पढ़ा। विकास को हम लोगों ने किस आधार पर समझा, हम लोगों ने समझा मानव सूचकांक के आधार पर। तो मानव सूचकांक को बनाने के लिए कौन कौन से पैमाने, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर, ये पैमाने थे जिसके आधार पर मानव विकास सूचकांक को बनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा, उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि भाई जो वर्ल्ड बैंक है उसने पूरी दुनिया को 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखा है, ठीक है। उच्च आय वाले वर्ग, विकसित अर्थव्यवस्थाएं, निम्न आय वाले वर्ग, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा कि उच्च आय वर्ग वालों की जो प्रति व्यक्ति आय है वो इतनी है। फिर उसके बाद में विकसित अर्थव्यवस्था की प्रति व्यक्ति आय इतनी है। उसके बाद में निम्न आय वर्ग वालों की प्रति व्यक्ति आय इतनी है, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या समझा, उसके बाद हम लोगों ने समझा अर्थव्यवस्था की परिभाषा, ठीक है। ये अमीर देश, ये गरीब देश, फिर देश दुनिया के अंदर कितनी गरीबी है ये हम लोगों ने समझा। उसके बाद में हम लोगों ने क्या समझा, उसके बाद में हम लोगों ने आर्थिक विकास के बारे में समझा। उसके बाद में हम लोगों ने समझा कि भाई कि इंसान पैसा क्यों कमाता है, आर्थिक नियोजन के बारे में समझा हम लोगों ने, ठीक है। फिर शिशु मृत्यु दर के बारे में समझा, साक्षरता दर के बारे में समझा, निवल उपस्थिति के बारे में समझा, औसत कैसे निकालते वो समझा हम लोगों ने, बीएमआई समझा हम लोगों ने। फिर उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोगों ने समझी, विकसित देश और विकासशील देशों के बीच में अंतर समझा दोस्तों। तो ये कुल मिलाकर के ये पूरा चैप्टर था आप लोगों का, जिसका नाम था, क्या नाम था चैप्टर का दोस्तों, चैप्टर का नाम था विकास, अर्थशास्त्र का कक्षा 10वीं का प्रथम चैप्टर विकास। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम क्या है दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है NCERT बाय प्रिंस कुमार। मैं आप लोगों के लिए और भी बहुत बेहतर इंटरेस्टिंग, मज़ेदार, नॉलेजफुल वीडियोस बनाता रहूँगा। तो प्लीज़ इस चैनल पर बने रहिए और मेरा सपोर्ट करते रहिए। तो बहुत बहुत दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, अपना ध्यान रखिए।